गुफ्तगू करेंगे। सैयद समर हसन हमारे साथ मौजूद हैं। समर साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू। समर साहब, टू बिगिन विद, सबसे बड़ा जो आप लोगों ने एक अच्छा जो स्टेप किया है, एक स्कीम अनाउंस की है कि लोगों को बेरोजगारी से बचाने के लिए कि आप 4 और 5% पे इंटरेस्ट पे लोगों को दे रहे हैं चीज़ें। ये स्कीम अभी 10 अप्रैल को अनाउंस हुई है, अब तक इसकी क्या स्टेटस है, कितने लोग इससे फ़ायदा उठा चुके हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं पब्लिक चैनल का जो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपकी वसातत से जो है हम अपना पैगाम नाज़रीन तक पहुँचा सकते हैं। मैं बिल्कुल अभी आपके सवाल के जवाब की तरफ आऊँगा। सिर्फ एक करेक्शन ये कर दूँगा कि जो आपने रेट की बात की है, एक्चुअली अगर आप रेट देखें तो जो टैक्स पेयर्स हैं इनके लिए रेट अब ये 3% एंड यूज़र रेट हो गया, जिसमें स्टेट बैंक सिर्फ 0% पे देता है बैंकों को और मैक्सिमम स्प्रेड 3% का है। तो एक्चुअल जो जा रहा होता है वो 3% से भी कम पर जा रहा होता है टैक्स पेयर्स के लिए। तो सिर्फ ये एक बात थी। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि 10 अप्रैल को हमने ये स्कीम शुरू कर दी थी, लेकिन देखें शुरू के चंद दिन जो होते हैं वो उसके प्रोसीजर्स में जा रहे होते हैं, उसकी लिमिट्स एलोकेशन वगैरह के अंदर होते हैं और बैंक अपनी तरफ से तैयारी कर रहे होते हैं। लेकिन जो नंबर्स मेरे पास हैं और जो मैं आपके साथ पहली मरतबा अब शेयर कर रहा हूँ यहाँ ऑन एयर, वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं। हमारे पास अब तक जो 30 अप्रैल की जो हमारे पास डेटा है वो 30 अप्रैल का है। 30 अप्रैल का विच मीन्स के लास्ट फ्राइडे को इस स्कीम के अंदर 1130 कंपनियों ने, 1130 बिजनेसेस ने इसके अंदर लोन के लिए अप्लाई कर लिया है बैंकों के पास, और उन्होंने जिस लोन के लिए अप्लाई किया है उसकी अमाउंट जो है वो 90 अरब रुपए है। और जो इसके जिन मुलाजमीन के लिए यानी जिनकी जॉब्स बचाने के लिए ये अमाउंट रिक्वेस्ट की गई है उनकी तादाद 8.5 लाख है, 8.5 लाख मुलाजमीन। और इसमें से जैसे आपने मुझसे पूछा कि इसमें से कितने की जो हैं वो अप्रूव हो चुके हैं या बैंकों ने सैंक्शन कर दिया है, तो 1130 में से 209 कंपनियों का जो लोन्स हैं वो बैंकों ने अप्रूव कर दिए हैं, सैंक्शन कर दिए हैं। और इस सैंक्शन की जो अमाउंट है वो 23 अरब रुपए है। और जो एम्प्लॉइज इससे कवर हो रहे हैं वो एम्प्लॉइज तकरीबन 2,20,000 हैं, यानी 2,20,000 एम्प्लॉइज के लिए बैंकों ने ऑलरेडी ये लोन सैंक्शन कर दिए हैं और अब वो इस हफ्ते उसके डिसबर्समेंट के प्रोसेस के अंदर हैं। जो मेरा अपना ख्याल ये है कि जब इस हफ्ते की फिगर्स आएंगी तो इंशाल्लाह वो आपके पास डिसबर्समेंट की फिगर्स भी आ रही होंगी। 2,20,000 खानदान अब तक उसकी सैंक्शंस की वजह से इंशाल्लाह जो है उनकी जो रोज़गार हैं, उनके जो लोग हैं उनके रोज़गार बच जाएंगे। जबकि टोटल जो अमाउंट जिसके लिए अप्लाई किया गया है वो जिस तरह मैंने बताया तकरीबन 8.5 लाख का है। और मेरी अपनी तवक्कुआत हैं और जो हम एनालिसिस कर रहे हैं स्टेट बैंक में, वो हमें लगता ये है कि ये तादाद जो है ये इस हफ्ते और अगले हफ्ते जाके ये मिलियंस के अंदर पहुँच जाएगी। अच्छा समर साहब, रिजेक्शन का रेट क्या है, कितने लोगों को रिजेक्ट किया गया? 1130 कंपनियों ने किया है, 209 को मिला हुआ है, तो रिजेक्शन अभी हुई है, उसका कोई फिगर है? जी देखिए, रिजेक्शन इसमें बहुत कम है। उसकी मैं बुनियादी आपको वजह बता दूं। रिजेक्शन तकरीबन इस वक्त जैसे जो मैं आपसे बता रहा हूं कि 1130 कंपनियों का अप्रूव किया है, तो जो अप्लाई किया है तकरीबन वो 1150 कंपनियों ने किया था। और उसकी मैं आपको रीज़न बता दूं रिजेक्शन की, क्योंकि एक जो तनकीद हो रही थी शुरू में भी होती थी कि बैंक आमतौर पर जो है एंटरटेन करने के अंदर इतना ज़्यादा फैसिलिटेट नहीं कर रहे थे। आमतौर पर हमारी स्कीम के अंदर हमने ये देखा है, लेकिन इंटरेस्टिंगली हमने इस दफ़ा स्कीम में ये किया है कि हर वो लोन जो अप्लाई हो जाएगा, अगर बैंक उसको रिजेक्ट करता है तो उसको रिजेक्शन की रीजंस हमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को देनी पड़ेंगी। तो मेरे पास अगर कोई 30 कंपनीज या 20 या 30 कंपनीज की अगर रिजेक्शन है तो उनकी एग्जैक्ट रीज़न मुझे पता है कि किस किस बुनियाद पे उनको रिजेक्ट किया गया है। और उनकी जो सबसे बुनियादी रीज़न होती है वो ये होती है कि वहाँ उनके पास बैंक्स के पास वो समझ रहे होते हैं कि यहाँ रिस्क ज़्यादा है, कोलेट्रल या सिक्योरिटी का इशू हो रहा होता है, इसलिए वो जो है वो वहाँ उसको रिजेक्ट करे। तो या फिर ये होता है कि वो आमतौर पर उनकी ट्रैक रिकॉर्ड अच्छी नहीं है, पहले वो नॉन परफॉर्मिंग थे, बेड लोन्स थे, पहले उनके साथ जो परफॉर्मेंस हिस्ट्री है वो अच्छी नहीं थी, वो रीज़न थी। वरना अदरवाइज अगर हम देखें तो इसके अंदर रिजेक्शन रेशियो जो है वो बहुत कम है। देखिए ये तो बड़ा, और मैं अभी इसको आगे चल के लिंक लिंक करूंगा इसको कि ये तादाद जो है कम क्यों है और ये तादाद कैसे बढ़ेगी, ये मैं भी आगे इसको बयान करूंगा जब हम रिस्क शेयरिंग फैसिलिटी के ऊपर आएंगे। जी बिल्कुल, यही मेरा सवाल था। लेकिन पहले मैं आप जो रिजेक्शन है, जिस तरह आप देखें अब स्टेट बैंक की तरफ से स्कीम थी, पहले भी बैंकिंग के बारे में ये था कि बैंकिंग का शोबा ना थोड़ा सा रिलक्टेंट था। बिहाइंड द सीन जो आप बातें, जो रूमर्स आपको आती हैं ना, जो चमगोइयाँ होती हैं, उसमें था कि यार कि दे वर नॉट वेरी कीन ऑन इट कि खाम खा का एक्सपोजर हम लें। तो इसके लिए स्टेट बैंक क्या कर रहा है कि बैंक्स दे शुड फॉलो इन लेटर एंड स्पिरिट। देखिए ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखिए मैं पहले अपफ्रंट आपको बता दूं कि बैंक इस सिलसिले में हमारे साथ भरपूर ताउन कर रहे हैं। अच्छा, हमारे पास एक मैकेनिज्म है
देखिए वो मैकेनिज्म क्या है, वो मैकेनिज्म ये है कि हम डेली बेसिस के ऊपर बैंकों के साथ इन टच हैं। हमारे पास उनके जो हेड ऑफ कॉर्पोरेट्स हैं, हेड ऑफ रिटेलर्स हैं, रिटेल के हेड जो हैं, उनके जो कॉर्पोरेट कमर्शियल के एसएमईज के हेड हैं, उनसे हम हर हफ्ते मीटिंग्स कर रहे हैं, जिसके अंदर हम ये भी देख रहे हैं कि क्या मसाइल हमारे सामने आ रहे हैं। क्योंकि मैंने जिस तरह कहा कि हमारे पास एक जो ईमेल एड्रेस है डेडिकेटेड, जो कि मैं प्रोग्राम के आखिर के अंदर आपको बताऊंगा, और एक नंबर है, उसके ऊपर हमने इस स्कीम के साथ ही ये बिल्ट इन फीचर है कि अगर कोई बिजनेस को बैंक से कोई मुश्किल पेश आ रही है, कोई कंप्लेंट है, तो आप बगैर किसी झिझक के हमें उसको रिपोर्ट करें, हमारे पास ईमेल करें। हम डेली बेसिस पर उन ईमेल्स को और उन नंबर्स को देख रहे हैं, जिसके बाद फिर हम बैंकों से इन टच होते हैं। और इसके अलावा जो गवर्नर स्टेट बैंक के डॉक्टर बाकर रजा, वो भी जो है वो तमाम बैंकों के प्रेसिडेंट्स के साथ इन टच हैं इस स्कीम के हवाले से। ये उनकी एक बहुत ही अहम स्कीम है और फ्लैगशिप प्रोग्राम है। तो हम डेली बेसिस पर इस बात को इंश्योर कर रहे हैं कि बैंकों की तरफ से इस सिलसिले के अंदर अगर कोई रुकावट पेश आ रही है तो हमें बताएं। मैं आपको ये बात भी बताऊंगा कि हमने तो एक स्टेप और आगे चले गए हैं। हमने ये कहा है कि अगर बिजनेसेस को छोड़ दें, अगर एम्प्लॉइज बिजनेसेस के वो समझ रहे हैं कि उनको निकाला जा रहा है, उनकी रोजगार खतरे के अंदर है, तो और वो जाकर अपने बिजनेस के ओनर्स को, उनके मालकान को बताएं कि देखिए ये एक स्कीम मौजूद है स्टेट बैंक की, जिस पर इतने अच्छे टर्म्स एंड कंडीशन पर आपकी फैसिलिटी ले सकते हैं। और अगर वो समझते हैं कि उनको वहां से भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही, तो उनके पास ये एक्सेस हासिल है कि वो इसके ऊपर हमें कांटेक्ट करें और हमें इस किस्म की कंप्लेंट्स रिसीव हो रही है, जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं। समर साहब, ये तो बहुत अच्छी बात की कि एम्प्लॉयज़ खुद भी जा सकते हैं, करें, स्कीम बहुत अच्छी है। लेकिन जो बैंकों का रोल है, अब देखिए आपने फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी इन्वॉल्व किया ना, कि जो आपने कहा रिजेक्शन की वजह थी कि कोलेटरल नहीं थे, डेट, इसको तो सिंप्लीफाई करना चाहिए था। बल्कि बैंकों को तो देखिए 10 से 15 साल का रिलेशन होता है, 15 साल रिलेशन होता है क्लाइंट्स के साथ, इनको तो वैसे ही दे देना चाहिए था। मकसद फैसिलिटेशन था, तो इसको और कैसे मजीद बेहतर कर सकते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि इस वक्त जो बैंक जो बिजनेसेस अप्रोच कर रहे हैं बैंकों के पास, जिसके अंदर मीडियम साइज बिजनेसेस भी हैं और लार्ज बिजनेसेस भी हैं, उनके लिए तो कोई मुश्किल नहीं पेश आ रही बैंकों के साथ। और उसकी मैं आपको रीज़न बता दूं, उसके अंदर किसी और को इन्वॉल्व होने की ज़रूरत भी बिल्कुल नहीं है। मैं उसकी आपको रीज़न बड़े क्लियरली बता दूं। उसकी वजह यह कि इन बिजनेसेस का, जो मैं बड़े बिजनेसेस की बात कर रहा हूं, उन बिजनेसेस का ऑलरेडी बैंकों के साथ रिलेशनशिप है। जैसे आपने कहा 20-25 साल से उनकी रिलेशनशिप है, उनकी लिमिट्स अवेलेबल हैं, उनकी रीफाइनेंस की जो लिमिट्स हैं, उनकी रनिंग फाइनेंस लिमिट्स अवेलेबल हैं। और वो लिमिट्स इसलिए अनयूटिलाइज पड़ी हुई हैं क्योंकि इस वक्त बिजनेसेस अफेक्ट हुए हैं, अपने फुल फ्लैज काम नहीं कर रहे, तो वो लिमिट्स खाली हैं। तो वहां तो एक्चुअली कोई इशू है ही नहीं। यही वजह है कि आपने देखा है कि बैंक को सिर्फ क्या करना है कि उन लिमिट्स को रीअलोकेट कर देना है एक जगह से हमारे स्कीम के अंदर। वो कोई एडिशनल कोलैटरल नहीं मांग रहे, कोई एडिशनल सिक्योरिटी नहीं मांग रहे। यही वजह है कि आपने देखा है कि तकरीबन 100 बिलियन के करीब की जो है वो एप्लीकेशन रिक्वेस्ट आ चुकी हैं। असल मसला देखें क्या है, मैं आपको बताऊं। और जो आपने जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का भी तस्करा किया था, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, वो बड़ा एक आज का मेरा एक अहम मैसेज है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो कि स्मॉल इंटरप्राइजेज हैं, छोटे। देखिए मसला क्या था, जब हमने डेटा देखा तो हमें महसूस ये हुआ कि जो एसएमईज हैं, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, और मैं जरा उनकी तारीफ कर दूं कि स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस किसे कहते हैं। ऐसे इंटरप्राइजेस जिनके एम्प्लॉयज की तादाद मैक्सिमम 250 तक हो सकती है और जिनका साल का टर्नओवर मैक्सिमम 800 मिलियन तक, ये मैक्सिमम है, इससे कम भी हो सकता है। इन एसएमईज को इस वेजेस स्कीम के अलावा भी जनरली भी अगर पाकिस्तान में देखें तो टोटल जो प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट है उसका सिर्फ 7 से 8% एसएमईज को मिल रहा है, इससे ज़्यादा नहीं मिलता। उसकी बुनियादी रीज़न ये होती है कि बैंक ये समझ रहे होते हैं कि यहाँ अगर वो फाइनेंसिंग करते हैं तो रिस्क है, और वो इसलिए समझ रहे होते हैं क्योंकि एसएमईज के पास देने के लिए कोलेटरल या सिक्योरिटी मौजूद नहीं होती, या कम सिक्योरिटी होती है, या कम कोलेटरल होता है। तो इस चीज़ को महसूस करते हुए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट किया कि हमारी इस वेजेस स्कीम के लिए जो एसएमईज हैं या छोटे कॉर्पोरेट्स हैं जिनका मैक्सिमम टर्नओवर जो है वो साल का 2 बिलियन तक का है और जिनके पास कोलेटरल सफिशिएंट मौजूद नहीं है, वो किस तरह इससे फायदा उठा सकते हैं हमारी स्कीम से। तो हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रिक्वेस्ट की थी कि आप कुछ फंड्स एलोकेट कर दें, और ताकि उन फंड्स की बेस के ऊपर गवर्नमेंट गारंटी कर सके कि अगर बैंक एक लोन देता है, एक एसएमई को, एक छोटे कारोबार को अगर लोन देता है और अगर डिफॉल्ट होता है तो उस डिफॉल्ट के अंदर गवर्नमेंट उसको शेयर करे। तो मुझे बताते हुए आपको ये बहुत खुशी महसूस हो रही है कि गवर्नमेंट ने इस सिलसिले में बहुत ही जेनरसली और बहुत ही क्विकली इसको रिस्पॉन्ड किया हमारी रिक्वेस्ट को। ईसीसी ने सिर्फ चंद दिन के अंदर
और अगले दिन ही फेडरल कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया और ये रिस्क शेयरिंग फैसिलिटी कहलाती है। मैं आपके चैनल के तवज्जो से बताना चाह रहा हूं कि इस रिस्क शेयरिंग फैसिलिटी का मकसद क्या है कि अगर बैंक ने लोन्स दिए हैं एसएमईज को, या जिनका मैंने कहा है कि टर्नओवर 2 बिलियन तक का साल का टर्नओवर है, अगर लोन दिए हैं और उस पोर्टफोलियो पर लॉस होता है बैंक को, तो 40% तक ये लॉस ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बर्दाश्त करेगी। ये एक बहुत जनरस ऑफर है, एक बहुत जनरस स्कीम का ये फीचर है। यानी अगर बैंकों को 40% तक एसएमईज के या छोटे कारोबार में को लैंड करने में इस स्कीम के तहत लॉस होता है, तो वो लॉस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बर्दाश्त करेगी। और इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 30 अरब रुपए भी रख लिए। देखिए, इसमें तो ये होना चाहिए कि रुकना ही नहीं चाहिए ना। देखिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सूरत हाल है कोरोना के बाद। अगर ये कारोबार बंद हो गए, लोग बेरोजगार हो गए, मकसद देखे ना, बॉटम लाइन है बेरोजगारी से बचाना। तो इसमें तो जब गवर्नमेंट भी आ गई है तो किसी को मना तो करना ही नहीं चाहिए, सबको दे देना चाहिए। तो फिर ये क्यों रिजेक्शन का भी 1% भी रिजेक्शन क्यों हो? जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक तो देखिए, मैं पहले वजाहत कर दूं कि ये बंद होने वाली चीज तो कोई है ही नहीं, क्योंकि हम देखें ये कह रहे हैं कि ये स्कीम 6 मई को आई है। 6 मई से कोई भी बैंक इस स्कीम के तहत अगर कोई कारोबार चाहता है, छोटा कारोबार जिसको बैंक कहते हैं कि आम हालात में जिसको बैंक कह रहे थे कि कोलेटरल नहीं है आपके पास सिक्योरिटी नहीं है, तो वो बैंक के पास जाकर इस स्कीम के हवाले से 6 मई से अप्लाई कर सकता है। और ये 6 मई से जब तक के 3 महीने के लिए स्कीम अवेलेबल है, जून तक की वेजेस के बारे से वो अप्लाई करके उसको अवेल कर सकता है। इसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, नई रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है। नहीं, लेकिन अगर आपने पहले अप्लाई किया हो, क्योंकि ये तो 6 मई को आई है, अगर आपने अप्लाई किया हो अप्रैल के एंड में, क्योंकि 10 अप्रैल को स्कीम आई थी ना, तो क्या दोबारा से करना पड़ेगा या फिर 6 मई के बाद अगर अभी तक प्रोसेस अगर नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगा? नहीं, देखें, दो अलग अलग चीजें हैं। एक चीज तो यह है कि जो रिस्क शेयरिंग की बात है, 40% रिस्क शेयरिंग वाली बात है, और एक दूसरी वेजेस स्कीम जनरल के हवाले से। देखें, वेजेस स्कीम जनरल के हवाले से तो यह है कि हमने पहले भी ये कहा था कि किसी ने अगर अप्रैल के अंदर अप्लाई किया हुआ है और उसको अगर नहीं उसके अंदर उसके लोन प्रोसेस होने में देर लगती है, तो और वो सैलरी अपनी पे कर दे और मई के अंदर भी बैंक उसको सैंक्शन कर देंगे, उसको अप्रूव कर देंगे, यानी इसको रीएम्बर्स कर देंगे, तो वो तो फैसिलिटेशन ऑलरेडी मौजूद है। ये जो 40% रिस्क शेयरिंग वाली फैसिलिटी है, ये तो एक्चुअली आई ही इसलिए है कि वो लोग जिनका लोन अप्रूव ही नहीं हो सका, यानी अभी तक उनका लोन इसलिए अप्रूव नहीं हो सका होगा कि उनके पास कोलेटरल मौजूद नहीं था, सिक्योरिटी मौजूद नहीं थी, तो अगर वो उन्होंने पहले भी अप्लाई किया था और लोन सैंक्शन नहीं हो सका, तो वो इस स्कीम से बिल्कुल फायदा उठा सकते हैं, वो भी उठा सकते हैं, और जो नए आने वाले हैं वो भी इस स्कीम से फायदा उठा सकते हैं। यानी मकसद जो है लोगों को बेरोजगारी, कारोबार बंद ना हो करें। लेकिन बैंक्स की तरफ से भी अब ये चीज़ है, आपने कहा सिंप्लीफाई हो गया, रिस्क शेयरिंग भी आ गई है, लेकिन स्टिल दे आर आस्किंग फॉर डॉक्यूमेंटेशन, कोलेटरल, फलाना सिक्योरिटी, फलाना कागज कम है। यानी अगर आपका इतना पुराना रिलेशन है किसी के साथ, फिर भी वो नए कस्टमर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, वो आपसे कागज उसी तरह मांग रहे हैं, तो इसको कैसे स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है? हाँ, देखिए, मैं पहले तो एक चीज थोड़ी सी वजाहत कर दूं इसको कि जो एसएमईज हैं उनके लिए आपको ये बताती हूँ, खुशी महसूस हो रही है मुझे कि हमने क्या किया कि देखिए, उनका जो लोन एप्लीकेशन फॉर्म था वो 6-6, 8-8, 10-10 पेजेस का हुआ करता था। हमने उसको सिंप्लीफाई करके सिर्फ 2 पेज का इस स्कीम के लिए कर दिया है। डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स मिनिमम कर दिए, स्टैंडर्डाइज कर दिए, ताकि ऐसा ना हो कि एक जो बिजनेस है और खासतौर पर छोटे बिजनेस, वो अगर जाएं और फिर बैंक उनसे कुछ चीजें मांगे, फिर दोबारा कहे कि आप मजीद ये चीजें लेके आए, उस सब चीज को खत्म करने के लिए हमने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी स्टैंडर्डाइज कर दिए हैं कि ये डॉक्यूमेंट आप मांगेंगे। लोन एप्लीकेशन फॉर्म भी सिंप्लीफाई करके उनसे कहा है कि एक ही दफा ले लें। और मैं आपको ये बताऊं कि हमने 15 दिन का वक्त दिया है। अगर 15 दिन के अंदर ये इसके ऊपर फैसला नहीं होता तमाम डॉक्यूमेंट्स आने के बाद, तो मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बैंकों को पेनलाइज भी करेगा, पेनल्टीज भी लगेंगी इसके अंदर। अच्छा, और जो आप बात कह रहे हैं कि जिनके साथ पहले की रिलेशनशिप है, देखिए वहां ये इशू होना ही नहीं चाहिए। मेरे पास जो कंप्लेंट्स आ रही हैं वो कंप्लेंट्स नहीं है। मेरे पास जो कंप्लेंट्स ज्यादातर आ रही हैं वो एसएमईज की तरफ से आ रही हैं, क्योंकि जिनके साथ पुराने रिलेशनशिप हैं वहां तो बैंक को ना तो एडिशनल कोलेटरल की जरूरत होनी चाहिए, ना सिक्योरिटी की जरूरत होनी चाहिए। आपका ट्रैक रिकॉर्ड भी सही मौजूद है। जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि आपको करना क्या है, बैंक को सिर्फ ये करना है कि आपको उनकी एग्जिस्टिंग अनयूटिलाइज्ड लिमिट्स जो कि किसी और खाते में रखी हुई हैं और इसलिए इस्तेमाल नहीं हो सकी क्योंकि कारोबार कम हो गया है या बंद हो गया है, उनको सिर्फ आपको रीअलोकेट करना होगा वेजेस की स्कीम के तहत। बड़ी कंपनी है, उनको कोई इशू नहीं आ रहा है। देखिए, कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो पिछले 2 साल में अंडर प्रेशर आए हुए थे कि अभी तो कोरोना आया ना, कोरोना से पहले भी कुछ सेक्टर्स हैं, कुछ ऐसी इंडस्ट्री है जो कि अंडर प्रेशर थी, वहां पे उनके कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है ना, जिसकी वजह से अब बैंक को फायदा उठा रहे हैं, ज़ाहिर कह रहे हैं कि अब जब भी नीचे आए हैं तो कुछ कर रहे ही नहीं है। तो पुराना 10 साल का रिकॉर्ड छोड़कर पिछला 5-6 महीने या साल
फिलहाल का जो बुरा रिकॉर्ड है उसकी बेसिस पे रिजेक्ट हो रहे हैं। तो वो वाली इसके मैं कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा था, जो क्लियर है वहां पे तो कोई इशू है ही नहीं। मैं इसकी भी थोड़ी सी वजाहत कर दूं, बहुत अच्छा है, क्योंकि देखें ये ऑन एयर जा रहा है और तमाम बिजनेसेस और जनरल पब्लिक भी इसको सुन रही है। देखें, हमने इसके अंदर ये भी कहा है कि अगर किसी की हिस्ट्री से फॉर एग्जांपल वो एनपीएल हो जाता है और सीआईबी के अंदर अगर रिपोर्ट हो रहा है तो इसकी बुनियाद पे भी मना ना करें। देखें, सीआईबी के अंदर डिफॉल्ट या एनपीएल ये बैंक के लिए लाजमी नहीं है कि वो उनको रिजेक्ट करे। अगर वो समझता है कि उसके पास सिक्योरिटी बेहतर मौजूद है, कोलैटरल बेहतर मौजूद है और वो रिस्क ले सकता है, तो वो उस हिस्ट्री के बावजूद भी कर सकता है। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बता दूं, क्योंकि वो उसका ताल्लुक भी बहुत अहम है, और छोटे कारोबार, जिस तरह आपने कहा कि जिनको पहले नहीं बैंक दे रहा था, और मैंने कहा कि सिर्फ एसएमईज को 8% या 7% टोटल प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट का देता है, उनके लिए आपको याद होगा कि हमने 22 अप्रैल को एक और फैसिलिटी भी इंट्रोड्यूस करवाई है। पहली मरतबा पाकिस्तान में स्टेट बैंक ने अपनी हिस्ट्री में जो कॉर्पोरेट गारंटीज हैं उनको भी एक्सेप्टेबल कोलैटरल के तौर पे अलाउ कर दिया। मैं आपको वजाहत कर दूं कॉर्पोरेट गारंटी क्या है, कि बड़े बिजनेसेस की अगर उनके वेंडर्स हैं, उनके सप्लायर्स हैं, उनको फाइनेंसिंग चाहिए अपने एम्प्लॉयज को बचाने के लिए, तो वो बैंक के पास जाएं, और अगर बैंक कहता है कि नहीं हम आपके ऊपर रिस्क नहीं ले सकते, तो वो क्या कर सकते हैं कि जिनके वेंडर्स हैं या जिनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो बैंक गारंटी ना दें, वो बड़े कॉर्पोरेट, वो सिर्फ अपनी कॉर्पोरेट गारंटी इशू कर दें। इसकी बुनियाद पर हमने इसको एज एन एक्सेप्टेबल कोलैटरल मान लिया है, और हमने बैंकों से कहा है कि वो फाइनेंसिंग इसकी बुनियाद पर कर सकते हैं। तो देखिए, बड़ी आइडियल सूरत हाल बन रही है। एक वेंडर एसएमई 40% उसका रिस्क एब्जॉर्ब हो रहा है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कर रही है, जो उसने अपनी फैसिलिटी दी है रिस्क शेयरिंग की, और बाकी उसका कॉर्पोरेट गारंटी के साथ, और कुछ थोड़ा बहुत जो उसका कोलैटरल होगा वो उसको इस्तेमाल कर सकता है। एक आखिरी चीज में इस बारे में, इससे पहले कि दूसरे मौजू की तरफ जाएं, एक और बताना चाहूंगा कि देखें, अभी कल ही एक आपने अखबार में भी पढ़ा होगा और चैनल्स में भी, कि कल एक कोलैटरल रजिस्ट्री का भी इफ्तिताह कर दिया गया एससीसीपी के अंदर। ये कोलैटरल रजिस्ट्री क्या कर रही है कि जो छोटे कारोबार हैं, रिटेलर्स खास तौर पर, दुकानें, शॉप्स, जिनके पास तो कोई और एसेट है ही नहीं अपना कोलैटरल रखने के तौर पर, तो उनके जो मूवेबल एसेट्स हैं उन पर भी चार्ज क्रिएट करके अब बैंक जो है, और उसके चार्ज क्रिएशन के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री है एससीसीपी के पास, वहां वो एट ए क्लिक ऑफ कंप्यूटर बटन वो चंद चीजें इंफॉर्मेशन फिल इन करें, वो उस रजिस्ट्री में जाएगा, और तमाम बैंकों के पास, बैंकों को ये एज ए कोलैटरल एक्सेप्टेबल कोलैटरल है। इसके सिलसिले में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सर्कुलर इशू कर दिया है। तो हमारा मकसद ये है कि हम उस निचले तबके को भी, उस वल्नरेबल सेक्टर को भी ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेट करें, और मुझे इंशाल्लाह यकीन है कि अगले हफ्ते जब हम नंबर शेयर कर रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर कितनी इंप्रूवमेंट आई है। अच्छा, फिर एक और स्कीम थी आप डेफरमेंट की, उसमें क्या रिस्पांस आया है कि जो कर्जों को मौखर करने की, रिस्ट्रक्चरिंग की भी बात थी, कि जो जारी बात है बिजनेस स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उसमें क्या डिटेल्स हैं? जी, ये आपने बहुत अच्छा कहा कि आपने सवाल भी कर लिया। देखें, इसके लिए मैं दोनों नंबर बता देता हूँ, आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक्चुअल चूंकि अब हमारे पास जितनी अमाउंट डिसबर्स हो चुकी है, जो डेफर हो चुकी है, उसके नंबर भी आ गए हैं, लेकिन पहले मैं आपको बताऊंगा कि तकरीबन 4.25 लाख बोरोवर्स ने इसके अंदर अप्लाई किया था, और जो उनका आउटस्टैंडिंग लोन था वो 1.5 ट्रिलियन था, 1.5 ट्रिलियन, और इसके अगेंस्ट तकरीबन 4 लाख, प्रिसाइजली अगर आप एग्जैक्ट नंबर मुझसे पूछेंगे तो 3,90,000 बोरोवर्स का प्रिंसिपल, जो कि अमाउंट बनता है 300 अरब रुपए, वो एक्चुअली डेफर किया जा चुका है। 300 अरब रुपए का अमाउंट जो है प्रिंसिपल का, वो इन बोरोवर्स का डेफर हो चुका है। इसके अलावा तकरीबन 40 अरब, प्रिसाइज अगर हम नंबर मुझसे पूछेंगे 38 अरब रुपए की रीशेड्यूलिंग और रीस्ट्रक्चरिंग भी हो चुकी है उन लोगों की जो कि मार्कअप भी नहीं दे सकते। और मुझे आपको ये बताती हूँ बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि इसमें सबसे बड़ा नंबर अगर आप तादाद के अंदर पूछेंगे तो वो माइक्रो फाइनेंस बोरोवर्स का है, यानी वो जो बॉटम ऑफ द पिरामिड्स की हम बात कर रहे होते हैं, वो तबका की हम जो बात कर रहे थे जिनके लिए बहुत मुश्किल होता है इस तमाम सूरत हाल के अंदर, वहाँ प्रिंसिपल डेफरमेंट भी बहुत अच्छी हमें नजर आ रही है और रीशेड्यूलिंग भी बहुत अच्छी नजर आ रही है। तो ये नंबर जो थे वो बड़े इंटरेस्टिंग थे। और ये एक कथन आप लोगों ने लगाई हुई है, वो है 31 दिसंबर की, कि 31 दिसंबर तक सब कुछ क्लियर होना चाहिए। इसको क्यों ना पीछे लेकर चले जाएं, क्योंकि बिजनेस तो पहले से स्ट्रगल कर रहे थे। कोई ऐसी स्कीम ज़ेर गौर है कि उसको जाके ज़्यादा लोग इंक्लूड हो जाएं, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है, स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी सारी चीज़ें। देखें, चूंकि असल में अगर आप देखें ना तो कारोबार पे जो इम्पैक्ट आया है कोरोना का,
तो वो तो आप अगर देखें तो वो जनवरी के बाद आ रहा था, फरवरी के अंदर, फरवरी में प्रिसाइजली बहुत हो गया था, जनवरी से आना शुरू हो गया था। तो उस एतबार से देखें तो 31 दिसंबर तक तो नॉर्मली जो डोमेस्टिक अगर आप बिजनेस देखेंगे तो डोमेस्टिक बिजनेसेस के अंदर वो मसाइल नहीं थे जो कि जिनकी तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं। लेकिन जो पाकिस्तान से बाहर कुछ ममालिक के अंदर जो ऑर्डर्स वगैरह थे वहां जो मसाइल पैदा होना शुरू हो गए थे, तो उसको जरूर देखा जा सकता है उसके अंदर कि अगर वहां कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक्सपोर्ट के हवाले से कि अगर फाइनेंसिंग ली हुई है और उसका इंपैक्ट जो है वो आगे चलकर आ रहा है, तो वो ऐसी चीज है जिसके ऊपर जरूर गौर किया जा सकता है। और मैं आपको एक चीज वजाहत कर दूं कि अगर ये ना करें, अगर आप लोग इंटरवीन ना करें, बहुत अच्छे इकदाम है स्टेट बैंक के, जो स्कीम्स आप लोगों ने मल्टीपल किए, यानी एक तरह से एक इंजेक्शन आप लोगों ने दे दिया ना कि और लोगों को गिरने से बचा दिया। लेकिन जो मुसलसल इदारे गिर रहे थे, बुरे हालात थे, वो अगर इसमें अगर आ जाते हैं तो उनका सर्वाइवल हो जाएगा, क्योंकि अदरवाइज दे आर बाउंड टू कोलैप्स। ये तो पूरे बंद होना शुरू हो जाएंगे ना, क्योंकि ये भी नहीं आएगा, लोन भी नहीं हो रहा है, बाकी भी उनकी क्रेडिट रेटिंग भी खराब है। तो एक मौका उनको आखिरी दे दें ताकि स्ट्रीमलाइन हो जाए लोग और कारोबार और इकोनॉमी, मईशत का पहिया एक दफा फिर चलेगा। मैं आपको इस सिलसिले में सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि आपको याद होगा कि डॉक्टर रजा बाकर गवर्नर स्टेट बैंक का जो था स्टेटमेंट इसके ऊपर ऑफिशियल, वो कई दफ़ा कह चुके हैं इस बात पर भी, और मैं सिर्फ वो दोहराऊंगा कि इनमें से कोई भी स्कीम जो है वो हरफ आखिर नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हर चीज को डेली बेसिस पे मॉनिटर कर रहा है। अगर हम समझते हैं, और यही वजह है कि अगर देखें सिर्फ इवन वेजेस वाली स्कीम में अगर आप देखें तो 10 अप्रैल को इशू की थी, 22 अप्रैल को हमने 10 दिन के 12 दिन के अंदर हमने पहली इसके अंदर मेजर अमेंडमेंट्स कर दी, रेट कम कर दिया इसके अंदर। और इस तरह कोई चीज हरफ आखिर नहीं है। हम बिल्कुल हालात का जायजा ले रहे हैं, और अगर हम समझते हैं कि इसके अंदर मजीद जरूरत पेश आएगी किसी किस्म की तब्दीली की और इसके अंदर किसी किस्म की बेहतरी की, तो हम जरूर करेंगे। और इस सिलसिले में हम आपसे भी दरख्वास्त करेंगे कि आप भी अपने नाज़रीन के तवज्जुह से अगर कोई फीडबैक मिल रहा हो तो वो फीडबैक जरूर हम तक पहुंचाएं, और उसके लिए आप मुझको भी बराह रास्त वो दे सकते हैं, और वो फीडबैक के लिए वो हमारा ईमेल एड्रेस और वो फ़ोन नंबर भी अवेलेबल है। जी बिल्कुल, अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है कि आप लोग अवेलेबल भी आ रहे हैं, आप लोग आ रहे भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, और हमारे पास भी अब जैसे प्रोग्राम करते हैं ना, फीडबैक बहुत आना शुरू होता है, तो हम आपको इंक्लूड करेंगे। अब फ्रंट लाइन पे हॉस्पिटल्स हैं जो कोरोना की फाइट में, हॉस्पिटल्स के लिए स्टेट बैंक ने भी काफ़ी सोच रहा है, गौर फिक्र भी हो रही है, तो उसके लिए क्या स्कीम मुतारिफ हुई है हॉस्पिटल्स के लिए स्पेसिफिकली? एक तो लिमिट बढ़ाई है आप लोगों ने। जी देखिए, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने हॉस्पिटल्स के लिए जो स्कीम की है वो भी आपको पता है कि मैंने वो स्कीम हमने इंतहाई कम रेट के ऊपर की है। यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 0% पर वो देता है बैंकों को, और बैंक उसका एंड यूजर रेट जो है वो 3% है। मुझे बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि ये एंड यूजर रेट में 3% कैद हो रहा हूं और हमने अपनी स्कीम में रखा है, लेकिन जब हमने रिजल्ट देखे हैं तो बैंक हमें ऐसे नजर आए कि एंड यूजर रेट भी 0% पे दे रहे हैं, यानी वो रिस्क 0% पे दे रहे हैं। मीजान बैंक इस सिलसिले के अंदर बहुत आगे है, हबीब बैंक भी और दूसरे बैंक भी हैं। अच्छा, इस स्कीम के अंदर हमने इसकी, ताकि कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो कि पाकिस्तान के अक्रॉस पूरे फैले हुए हैं, उनको एक हॉस्पिटल नहीं बल्कि अपने एक से कई ज्यादा हॉस्पिटल्स की जरूरत पड़ रही होती है फाइनेंसिंग की, तो हमारे पास ये फीडबैक आ रहा था जिसके वजह से हमने इसकी लिमिट भी बढ़ाई है। जो पहले 200 मिलियन थी वो हमने 500 मिलियन की है। मेरे पास 30 अप्रैल की फिगर्स मौजूद हैं, नंबर मौजूद हैं, वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूं। बैंकों ने 5.7 अरब रुपए की अप्लाई की है हॉस्पिटल्स के लिए। ये 21, इसमें से 21 हॉस्पिटल्स की दरखास्तें मंजूर हो गई हैं, यानी अप्रूव हो गई हैं, सैंक्शन हो गई हैं। इनके लिए जो अमाउंट है वो 3.73, यानी ये तकरीबन 3.25 अरब रुपए बैंकों ने सैंक्शन कर दिया है, अप्रूव कर दिया है। और मैंने जिस तरह कहा कि इसके अंदर अगर आप डिसबर्समेंट के नंबर मुझसे पूछेंगे तो वो शायद जब इस हफ्ते की फिगर्स आएंगी तो वो उसमें आना शुरू हो जाएगा। देखिए, डिसबर्समेंट में तीनों स्कीम जिससे पहले मैंने बताई थी, बल्कि चूंकि डेफरमेंट वाली में तो एक्चुअली हो भी चुका है, जो मैंने वेजेस वाली में बताया था, और इसके अंदर डिसबर्समेंट की फिगर्स, एक्चुअल जो डिसबर्समेंट की फिगर है वो आपको इस हफ्ते आपको नजर आना शुरू होंगी, क्योंकि बैंकों ने जो उनका पहले के शुरू के 2 हफ्ते होते हैं वो प्रोसेस इसके लिए हो रहा होता है कि उसके अंदर वो अपने तमाम डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लें। वो वक्त ख्वाहिश ये है कि ईद से पहले लोगों को मिल जाए, अभी तक मिले नहीं है, लेकिन ईद से पहले जिस तरह आप कह रहे हैं इंशाल्लाह तो हो जाएगा। लेकिन इस ईद पे कोई नए नोट भी नहीं आ रहे, स्टेट बैंक ने ये फैसला किया है, तो इस दफा पुराने नोटों के साथ ईदी देनी पड़ेगी।
देखें, मैं सिर्फ में ये कहूँगा कि वो नए नोटों के अंदर जो बुनियादी एक मसला पेश आ रहा था वो ये था कि वो आपको पता है कि हर जगह जो लाइनें लग रही होती हैं और उसके अंदर फिर वो जो सोशल डिस्टेंसेस के इश्यूज़ हैं उसकी वजह से ये मुमकिन नहीं था। आपने कभी अगर देखा होगा, बल्कि मैंने देखा है कुछ प्रोग्राम रन किए गए थे कि वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के बाहर भी कितनी कितनी लंबी लाइनें लग रही होती हैं। तो वो उस तमाम चीज़ों को कोविड की उस सूरत हाल के पेश नज़र जो था और बैंकों के अंदर भी लग रही होती हैं, उसके पेश नज़र ये जो थे वो नोट जो है नए नोट इस दफ़ा नहीं इशू किए जा रहे।